अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आज हम ये वीडियो में आपसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके फ्यूचर के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके जॉब के बारे में। इस वीडियो में हम ऐसी बातें बताएंगे जो आपको याद करना पड़ेगा जब आप जॉब चूज कर रहे हो, जब आप अपना करियर चूज कर रहे हो और जब आप अपना फ्यूचर चूज कर रहे हो। मेरा नाम है लिज, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मुंबई में मेरा छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे हम लोगों को जॉब दिलाते हैं। ऐसे ऑफिस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट एजेंसी। यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप से क्लाइंट्स हैं, अलग अलग लोगों को हम हेल्प करते हैं जॉब पाने में, जैसे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री, फैशन, लाइफस्टाइल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हम जब अपने क्लाइंट्स के लिए लोग ढूंढने जाते हैं, हमें बहुत सी चीजें याद रखना पड़ता है, जैसे कि उनकी स्किल्स क्या है, इनके क्वालिफिकेशंस क्या है, उन्होंने किस तरह का पढ़ाई किया है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है। ये सब ध्यान रखते हुए हम फिर लोगों से बात करते हैं और फिर उनको जॉब देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपना जॉब या अपना करियर या अपना फ्यूचर चूज करते हो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 टिप्स। टिप नंबर 1, अब ये याद करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका मनपसंद चीज क्या है, आपको किस चीजों में दिलचस्पी है। क्या आपको क्रिएटिव चीजों में दिलचस्पी है? क्या आप मैथ में अच्छे हैं या क्या आपको दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है? ये चीजें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप अपना फ्यूचर या जॉब चूज करने वाले हो। लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आप अपना मनपसंद चीज करो तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप जॉब कर रहे हो। टिप नंबर 2, आप सही लोगों से बात करो। जब भी हम जॉब के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम अपने फ्रेंड से, हमारे रिलेटिव से, जो हमारे नजदीक के लोग हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सही लोगों से बात करें। कि आपको टीचर बनना है तो आप स्कूल टीचर से, आप लेक्चरर से, आप प्रोफेसर से, जो इंसान ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, जिनके ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, ये क्षेत्र में, आप उनसे बात कीजिए। ये लोग जो है आपको सही जानकारी दे सकते हैं कि किस जॉब में क्या चाहिए होता है, कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, कौन सा जॉब अच्छा होता है आपके लिए, कौन सा जॉब अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो सही लोगों से बात करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नजदीकी लोग से बात करें, लेकिन सही लोगों से बात करना आपको बहुत हेल्प कर सकता है। टिप नंबर 3, थोड़ा सा खोज आपको भी करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छे कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं कर रहे। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर या स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, आपको थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करना पड़ेगा कि कौन से अलग अलग फील्ड्स में कौन से स्किल्स, कौन से क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। हाँ, दूसरों से बात करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा काम हमें भी करना पड़ेगा। जब हम जॉब चूज कर रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में किस तरह के लोगों की जरूरत होती है। नई नई तकनीक, नई नई तरकीब कि कैसे ये लोग काम करते हैं, ये थोड़ा सा रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा। कि आप इंटरनेट पे जाओ या आप कोई बुक्स पढ़ो ये जॉब के बारे में, तो आपको बहुत मदद हो जाएगी। टिप नंबर 4, जैसे आपको पता चले कि आपकी दिलचस्पी किन किन चीजों में है, अगर आपने लोगों से बात किया है तो अभी आप एक लिस्ट बनाइए और ये लिस्ट में आप लिखिए कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में आप इंटरेस्टेड हो, कौन कौन से क्षेत्रों में के बारे में आप जानना चाहते हो या आप जॉब करना चाहते हो। जैसे कि किसी को एथलीट बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है।
कोर्स चूज करने के पहले या जॉब के लिए अप्लाई करने के पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लिस्ट करें कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में हमें दिलचस्पी है। टिप नंबर 5, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब अपनी काबिलियत के बारे में सोचें। अगर आपको डॉक्टर बनना है क्योंकि कोई और डॉक्टर है, ये हमेशा तो नहीं हो सकता है हमारे साथ। आप इंजीनियर बनो या आप स्विमर बनो या आप पेंटर बनो, ये आपकी काबिलियत के ऊपर बहुत डिपेंड है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी काबिलियत क्या है तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। जैसे कि लोग कभी कभी डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन 3-4 साल बाद पता लगता है कि उनमें ये काबिलियत है ही नहीं। तो इसमें पैसे भी खर्च हो जाते हैं और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। पैसे और टाइम बचाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान में रखें कि आपके अंदर की काबिलियत क्या है और उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको किस तरह का जॉब चाहिए और कौन से इंडस्ट्री में चाहिए। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और मम्मी डैडी के पैसे भी। अगर आप अभी जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, अगर आप बस यही सोच रहे हो कि मैं क्या कोर्स करूँ या मैं क्या पढ़ाई करूँ, ये जो टिप्स है, जो 5 टिप्स है, ये आपको इसमें भी मदद करेंगे। अगर आपको चुनना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें या कौन सा कोर्स लेना है, तो ये 5 टिप्स जरूर याद रखना। जो मैंने 5 टिप्स दिए हैं, आप भूलना नहीं। ये 5 टिप्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा जब आप कोर्स ढूंढने जा रहे हो या आप जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये 5 टिप्स जो मैंने आपको बताया है, ये है। नंबर 1, आप याद करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी मनपसंद चीज क्या है, आपको किस चीज में दिलचस्पी है। नंबर 2, आप सही लोगों से बात करना। फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात कर ही लीजिए, लेकिन सही लोगों से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, खुद का खोज करना। लेजी मत बनो, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा काम करो आपके फ्यूचर के बारे में, आपके जॉब के बारे में। नंबर 4, एक लिस्ट बनाना नहीं भूलना। ये लिस्ट जो भी इंडस्ट्रीज है जो आपको अच्छे लगते हैं, जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप एक लिस्ट बनाना। और नंबर 5, खुद की काबिलियत को मत भूलना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर ये ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। थैंक यू, आज आपने मेरी बात सुनी। आई होप आपके फ्यूचर में ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज लेकिन यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है बात। मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाली हूँ। ये एक्सरसाइज इजी है और थोड़े मजेदार भी है। ये एक्सरसाइज में आपको एक 3 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। ये 3 मिनट के वीडियो में आपको अपने बारे में कुछ बताना पड़ेगा। ये वीडियो में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह का जॉब अच्छा लगता है और 2 कंपनियों का नाम देना पड़ेगा आपको जिसमें आपको जॉब की जरूरत है। जैसे कि अगर मुझे ये टास्क दिया जाए तो मैं बोलूंगी, हाय आई एम लिज, मैं मुंबई से हूँ। मेरी जो मनपसंद चीज है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है और मुझे पेंटिंग की बहुत शौक है। 2 जॉब जो मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में, वो है कि मैं एक बैंक में काम करना चाहती हूँ, एक बड़े से बैंक में, जैसे कि ICICI बैंक या HDFC बैंक। और अगर मुझे पेंटर बनना है तो मुझे एक स्कूल में काम करना है जहाँ पे मैं बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखाऊंगी। और 2 कंपनियों का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ICICI बैंक और कोई भी बड़े स्कूल का नाम ले लीजिए आप। तो ये मेरे बारे में था। अभी आप भी ये टास्क ठीक से करना और आपके एंट्रीज भेजिए। थैंक यू। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com।
या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निमिष मुंबई से और मैं एक आर्ट डायरेक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं कला निर्देशक। अगर आपको बड़े होकर आर्किटेक्ट बनना हो, मतलब वास्तुकार बनना हो, या इंटीरियर डिजाइनिंग करनी हो, या कमर्शियल आर्टिस्ट बनना हो, या फाइन आर्ट्स करना हो, तो आपको ड्राइंग की समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सिंपल तकनीक जिसे कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, कैसे बनाते हैं, जो ये सब प्रोफेशंस में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 स्क्वायर बनाऊंगा, एक थोड़ा सा ऊपर और दूसरा उससे थोड़ा सा नीचे। स्क्वायर बनाने के बाद में मैं उनके बीच में से एक लाइन निकालूंगा जिसे कहते हैं आई लाइन। आई लाइन पे मैं एक बिंदु बनाऊंगा जिसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट, और वो वैनिशिंग पॉइंट मैं स्क्वायर के कोनों से मैच करूंगा। अब मैं वही स्क्वायर को गहराई दूंगा ताकि वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लगे। देखा दोस्तों, कितना आसान है ना। अभी मैं आपको सिखाऊंगा एक लंबी सी सड़क कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आई लाइन बनाएंगे और आई लाइन पे वैनिशिंग पॉइंट मार्क करेंगे। जो मैं लाइंस बना रहा हूँ वह आप स्केल से भी बना सकते हो। अब बनाएंगे हम घर। आप देख सकते हो कैसे मैं हर एक घर को गहराई दे रहा हूँ। अब हम बनाएंगे दूसरे साइड के पेड़। गौर से देखिए कैसे मैं सर्कल्स बना रहा हूँ जो बड़े से छोटे हो जा रहे हैं, जो है हमारे पेड़ों का फ्रेमवर्क।
इसे कहते हैं शेडिंग। अब हम सारे पेंसिल के निशान मिटा देंगे। और वापस शेडिंग करेंगे। और ये रहा हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तैयार। है ना मजेदार। अभी आप मुझे आपके घर के बाहर की सड़क 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करके बना के दिखाओगे। चैलेंज है। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744।
961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। मैं रिपु सुदर सिंह, ग्राम बेंडी, पंचायत करवा, डिस्ट्रिक्ट बांका का निवासी हूँ और मैं अभी मधुमक्खी पालन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का पूरा चल रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम पूरा कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में हमें अगले साल कुछ उद्यान विभाग से आया कि आप मधुमक्खी का पालन कीजिए। मधुमक्खी का पालन जब अगले साल मैंने 40 बक्सा से शुरू किया तो हमें लगभग 3 कुंटल शहद का उत्पादन हुआ था। इस बार हम लोग बल्क में चले तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हमारे पास किसानों का एक समूह था। उन किसानों को समूह को बुला के यहाँ पर समूह को हमने 180 किसानों को ट्रेनिंग दिया। 180 किसानों को ट्रेनिंग देने के बाद फिर उद्यान विभाग के द्वारा समूह को बक्सा बंटवाया गया। आज के डेट में अभी सारे किसान जो हैं मधुमक्खी पालन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और एक अच्छा मिठास, मतलब आदिवासियों क्षेत्र में भी अच्छा मिठास इसका आया हुआ है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे मधुमक्खी हैं। आप मधुमक्खी पालन करते हैं, तो आप मुझे मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ बताएंगे? एकदम, मधुमक्खी पालन करना सबसे आसान तरीका है मधुमक्खी के लिए। मधुमक्खी का क्या होता है, ये आज के डेट में हमारे यहाँ बिहार सरकार का एक रोड मैप निकला है कि सारे किसान को मधुमक्खी के बक्स को उपलब्ध कराया जाए, जिसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 75% का है सब्सिडी और क्या कहते हैं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए है 90% का सब्सिडी। ऐसे इसमें किसान को 10,000 रुपया देने पड़ते हैं, जिसमें उसको 50 बॉक्स मिलते हैं। 50 बॉक्स मिलेंगे, उसके बाद आप इस पालन को शुरू कर सकते हैं। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हम लोग जाते रहते हैं, KVK हैं कि बिहार कृषि है, ऊपर से सबौर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ हम लोग हर समय जाते रहते हैं। हाँ, ये सारे चीज़ का ट्रेनिंग हम लोग वहाँ से लेते हैं। आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये इसका दूसरा साल है। पहले साल हमने किया था सिर्फ 40 बक्सों से। आपको डर नहीं लगा? ये तो मधुमक्खियाँ हैं। ये इटालियन मक्खी है, ये जल्दी काटता नहीं है बिना छेड़े हुए। आप इसको लाए कहाँ से है? ये जो होता है ये हमारे यहाँ आया है, ये बंगाल से चल के आया हुआ है, काहे कि वहाँ पर ही इसका बल्क में प्रोडक्शन होता है, तो वो लोग वहाँ हम लोग वहीं से हम लोग मंगाते रहते हैं। कितने लाए थे वहाँ से? वहाँ से हमने अभी इस साल में मैंने 200 बक्से मंगाए। तो इनके लिए तो आपको कुछ लागत देनी पड़ेगी? हाँ, लागत भी देनी पड़ेगी। सरकारी अनुदान था, जैसे हम लोग को 75% लगा था, तो उसमें वही 10,000 रुपया पर 50 बॉक्स का लगा, तो 40,000 बॉक्स 40 लगा हमको। आपको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल सरकार का ही पूरा सहायता रहता है, जो कि हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। ये क्या खाती है? ये फर्स्ट दिन जिस दिन आएगी उस दिन इसको क्या करता है, ये लोग दूर से आती है तो ये थकी मारी आती है, तो इसको उस दिन क्या करते हैं हम लोग चीनी का घोल बनाते हैं। 1 किलो चीनी 1 किलो पानी का, जैसे 100 ग्राम करके पर बक्सा में हम लोग को देना पड़ता है। जितना बक्सा है उसी के अनुसार से काउंट करके उसको उस दिन हम लोग दे देते हैं। इन बक्सों की साइज क्या होती है? इन बक्सों की साइज 1/1.5 होगी आपका। और मैं देख रही हूँ ये पूरे तरफ से बंद है, तो ये निकलती है यहाँ से मधुमक्खियाँ निकलती है? ये निकलने के लिए इसका ये छेदा है यहाँ पर, और फिर यहाँ चली आती है वापस? आएगी, इसी से जाएगी।
ओह। इसी से निकलती, इसी से जाएगी। तो ये बाहर जाके कुछ खाती पीती हाँ, ये होंगी? बाहर जा करके इसके मधुमक्खी के 1000 फायदे हैं। इससे आप ये जिसका सरसों का पराग लेगा वो उस सरसों का दाना बढ़ जाएगा। अगर किसी का 1 मन का बीघा हो रहा है तो उसको 1.25 मन का बीघा ये मधुमक्खी अगर उसका पराग को लगी तो हो जाएगा। इससे पूरे किसान को फायदा बेनिफिट है। इसको देखने के लिए इसको जैसे हम लोग इसको आता है तो पहले इसका वो कवर निकाल देते हैं। ये कवर इसके ऊपर ढका रहता है, उस कवर को हम लोग निकाल देते हैं। ये देखिए इसमें ये इसने अपना छत्ता बना लिया, रस बन रहा है। ये रस बन रहा है। हाँ। ये आपको इनमें अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है? ये पूरा फैमिली का सपोर्ट है। वो आपकी Total। फैमिली भी बहुत अच्छी होंगी जो आपको इन सब चीजों में हाँ, सपोर्ट करती वो है। हम ये सारा काम छोड़ करके हम इसी काम में जुटे। पहले हमने भी जब बहुत बारिश सारा होती है तो इसको कहाँ रखते काम- हैं? बारिश होती है इसको ढक देते हैं। ये जो ऊपर का टीना रहता है ढका रहता है, पानी अपने आप तो चला जाता है बाहर। इनमें कुछ हानि नहीं अंदर हो से रही नहीं है? जाती है इसमें- पानी? नहीं, अंदर पानी इसमें नहीं जाएगा। तब इसमें क्या होता है, जैसे देखेंगे अंदर जाएगा तो इसको स्टैंड लगा देंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। सबसे पहले मधुमक्खी को बक्सा को रख दीजिए बाहर में। वो सरसों का समय रहता है तो सरसों के खेत में जाता है, और अगर इस सीजन समाप्त हो जाता है तो फिर इस बक्सा को हम लोग ट्रांसपोर्ट करके लेते चले जाते हैं लीची के बगीचे। लीची के बगीचे में देते हैं तो वहाँ पर मध सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहाँ पर कम से कम हर सप्ताह एक बक्सा कम से कम 1.5 किलो से 2 किलो देता है एक बक्सा में। वहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है। इस बार हम लोग वहाँ पर 2 सप्ताह में लगभग 300 बक्से में हमने वहाँ पर 2 टन मधु का उत्पादन किया। पालन करना एकदम आसान विधि है। इसमें किसानों को कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ टाइम पे उसका मध निकालना पड़ता है और उसको देखना है कि वो सही सलामत है कि नहीं, कहीं वहाँ चींटी तो नहीं लगा है, कहीं ये तो नहीं लगा है, सिर्फ उस पर ध्यान देना। मैं देख रही हूँ यहाँ इतनी मधुमक्खियाँ हैं और एक मधुमक्खी काटने से हाँ हमें इतना दर्द होता है। तो इतनी मधुमक्खियाँ हैं तो अगर आपको ये मधुमक्खियाँ काटेगी इसके 2-3 फायदा हैं। एक तो आपको मलेरिया बुखार कभी नहीं होगा 1 साल के लिए। अब फलेरिया में ये सुटेबल रहता है कि फलेरिया को पेशेंट को जहाँ फलेरिया होता है उसको इसका ढंग से ट्रीटमेंट होगा तो उसका फलेरिया भी सही हो सकता है। वो मतलब मधुमक्खियाँ के बहुत सारे फायदे हैं। मधुमक्खियों से सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इससे नुकसान कुछ नहीं। इसका रस कैसे निकालते हैं? इसका रस जैसे हम लोग ये प्लेट निकालेंगे उसको, वो वहाँ पर हमारी एक मशीन रखी हुई है। इसको सारे मक्खी को हम लोग ब्रश से झाड़ लेते हैं, सारे मक्खी यहाँ पर रह जाएंगे। सिर्फ उसका फ्रेम को लेकर के हम लोग जाते हैं और उसको 10 बार हम लोग चलाते हैं। तो ये आप कितने दिनों में करते हैं? ये हर साप्ताहिक होता है। इससे पर बक्सा से सब 2 से 2.5 किलो कम से कम निकलेगा। हर बक्से से 2 से 2.5 किलो का शहद आता है। उस बक्सा को हम आगे में डेमो है। इस शहद को कहाँ अप्लाई करते हैं? कहाँ अप्लाई करते हैं? शहद को अभी हमने स्टॉक किया हुआ है कि अभी 2-3 मेला आने वाला है, उस मेला में हमारा सारा शहद चला जाएगा तो उसमें अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे होलसेलर को या कंपनी से बात होती है तो उसमें मुनाफा थोड़ा घट जाता है, लेकिन जब हम रिटेल करते हैं तो उसमें मुनाफा हमको डबल हो जाता है। जैसे हम अभी क्या कहते हैं इसको होलसेल करेंगे तो ये 200 रुपया किलो तक बिकेगी अलग दिखेगी। जैसे ही मैंने रिटेल करेगा तो वो 300 रुपया केजी मेरा बिकेगा। इसलिए हम लोग रिटेल पर अभी विशेष ध्यान देंगे। मधुमक्खी पालन के अलावा और भी कुछ करते हैं आप? मधुमक्खी पालन के साथ साथ हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पूरा प्लॉट बैठा हुआ है, जिसमें हमारा मत्स्य पालन भी चलता है, हॉर्टिकल्चर का चलता है और आपका जितना बागवानी मिशन का जितना काम होता है वो सब चल रहा है। अभी बकरी फार्म मेरा बन रहा है, वो भी वहाँ आ जाएगा। ये इंटीग्रेटेड जो सरकार की मोदी जी की योजना है कि वो डबल इनकम, तो हम लोग डबल इनकम नहीं, हम लोग 10 गुना इनकम इससे ज़्यादा कमाते हैं अगर समेकित। आपने जब पहली बार ये बक्से लाए तो कम लाए होंगे और फिर देख रही हूँ ये बहुत सारे बक्से हैं, तो क्या आपको सरकार की तरफ से हर बार सहायता मिलती है? कुछ ज्यादा बक्से दिए जाते हैं? नहीं, हर बार एक किसान को 50 ही बक्से मिलते हैं, तो हम लोग 4 किसान मिल करके फिर उसको जितना बढ़ाना होता है। एक किसान को 1 साल अगर इस साल मिला तो अगले साल नहीं मिलेगा, फिर उसको दूसरे आदमी के नाम से लेना पड़ता है, चाहे आपके घर के मेंबर हो चाहे और किसान सब हो जो सब ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं उनको। फिर तो ये आप घर में नहीं बना सकते? नहीं, घर में बक्से हम बना सकते हैं, मक्खी मक्खियाँ नहीं ला सकते? नहीं, मक्खी इसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्रेमिंग करके अपना फ्रेम हमने बनाना शुरू कर दिया। अब इस बार से क्या होगा कि हम अपना बक्सा खुद बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास 200 बक्सा है, इस साल हम 250 इसको कर लेंगे। ये जालियाँ किस काम में? ये जालियाँ जब हम लोग किसी ट्रांसपोर्टिंग में कहीं जब इसको बाहर ले जाएंगे, जैसे अभी इसको हमको नौगछिया ले जाना है, हाँ। तो वो उसको पूरा खोल के उस जाली को सेट करना पड़ता है जिससे मक्खी ऊपर से नहीं निकले। ट्रक बस में जाता है तो हिलता डुलता है तो उसको चोट लगने का डर है, इसलिए उसको हम लोग सील कर देते हैं। इससे आपको कोई हानि नहीं है? नहीं, इससे हमको भी हानि नहीं है, राहगीर को भी हानि नहीं।
ये मशीन जो- का है वो? ये शहद निकालने वाली मशीन, मशीन यहाँ पे रखी हुई है बच्चे, वहाँ चले आपको दिखाते हैं। ये मशीन कैसे काम करती है? ये हाथ से ही चलाना पड़ता है, इसको ओ, रोटेट करना पड़ता है। 10 बार इसको रोटेट कर दीजिए, ये चालू हो जाएगा निकलने। तो इनके लिए कुछ बिजली वगैरह की जरूरत कोई चीज़ की पड़ती है? ज़रूरत नहीं, इसमें बिजली वगैरह कोई चीज़ का नहीं है, डायरेक्ट हाथ से चलाइए। ये मधुमक्खी का छत्ता हो गया, इसी के अंदर में ये मध बनता है। ये जो देख रहे हैं आप, इसी के अंदर में इसका मध जमा आता है। इसी को हम लोग फिर रोटेट करके मधुमक्खी को झाड़ करके फिर जा करके मशीन में डालते हैं, उसको घुमाते हैं, उसके बाद इससे रस निकलता है। ये मधुमक्खी का छत्ता आप देखिए, इसके ही काम रहता है कि पराग कर लाके आना अपना इसमें जमा होता है, फिर इसको मशीन में डाल करके तो उसके बाद इसको फिर सारा मध निकलता है। मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ ही मशीनें हैं, लेकिन जिस हिसाब से मधुमक्खियाँ पालन हो रही है, डब्बे हैं, तो उनके हिसाब से ये मशीनें कम पड़ एक रही हैं। मशीन ही काफ़ी है, एक मशीन एक ही मशीन काफ़ी है इसके लिए। ये मशीन आप लोग को मिला या फिर ये सरकार? सभी सरकार के तरफ से मिलती है हम लोग को। ये इनका काम क्या है? इसमें जैसे हमारा वो फ्रेम रहता है, उस फ्रेम को ला करके इसमें डाल देते हैं। उस फ्रेम को ला के इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको रोटेट करेंगे 10 बार। ये 10 बार जैसे ही करेंगे, लगातार इसको करते रहना पड़ता है 10 बार। इतना जब कर देंगे तो इससे क्या होगा कि उसका जो हवा का प्रेशर रहता है, उससे उसका मध निकलना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग 100% भी मध नहीं निकाल सकते हैं, इसका हम लोग 60% तक ही निकालते हैं। ये निकलती कहाँ से है? उसी से छेदा से निकल के सब यहाँ नीचे जाके जम जाएगी आपको। उसके बाद आप तुरंत सप्लाई करते हैं? नहीं, इससे- इसके बाद इससे फिर सारा कैसे पहले निकालते स्टॉप हैं? करके फिर हाँ, इससे कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊंचा जगह पे देते हैं, इसको खोल देते हैं। ये खोल करके इस साइड से मध को हम लोग निकाल लेते हैं, फिर स्टॉक कर देते हैं। जब स्टॉक हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा तैयार, उसके बाद फिर हम लोग इसको ड्राम या किसी चीज़ में रखते हैं, फिर अपना प्रोसेस करके फिर इसको पैकिंग करेंगे। प्रोसेस करने के लिए इसमें एक विधि है कि जैसे हम लोग एक टब लेते हैं पानी का बड़ा, उस पानी के टब में आधा पानी भर देते हैं। आधा पानी भरने के बाद फिर उसमें छोटा टब उसमें डालते हैं, नीचे ईटा डाल करके। अब फिर उसमें मध डालते हैं, उसके बाद फिर उसको 2 घंटा तक ले हीट करते हैं। जब तक ले पानी उबाल मार करके मध को पूरा गर्म नहीं कर देता है, तब तक ले उसको उबालते रहते हैं। जब वो पूरा उबल जाता है तो उसको छान करके निकाल देते हैं। छान में जैसे आप लोग जैसे दाल उल बनाते हैं तो कैसे उसमें गाढ़ा जाता है सादा टाइप का, उसी तरह इसमें भी निकलता है। उसको हम लोग शुद्ध कपड़ा से छाप के, सूती कपड़ा से छाप के निकाल के फिर उसको ठंडा होने के लिए 16 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। क्या कि जब मध एक बार गर्म होता है तो उसको कम से कम 16 घंटा लगता है ठंडा होने में। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर उसको हम लोग पैकिंग करने के लिए लगा देते हैं। अभी हम लोग बल्क में 22 केजी 50 केजी का ड्रम में रखते हैं। अब बाद में सब इसको 1 किलो, आधा किलो, 250 जिस अनुसार से ये डिमांड रहा, उस अनुसार से हम लोग पैकिंग करके इसको मार्केट में सेल करते हैं। मधुमक्खी पालन आज के डेट में सभी किसानों को निहायत ही जरूर है। इससे क्या होता है कि हमारे मधु तो मिलता ही है, इसके साथ साथ अगर सरसों के खेत में जाता है, अगर मान लीजिए उसका बीघा में 1 कुंटल 2 कुंटल होता है, तो वो उसको 2.5 गुना 1 गुना बढ़ा देता है। मतलब 2 कुंटल होता है तो आपको 2.25 कुंटल का उत्पादन बढ़ जाता है। जितना ये पॉलिनेशन करता है उतना ही उसका शहद का बिक्री बढ़ता है। लीची के बगीचा में जान के लिए आते हैं, बगीचा वाला सब ऑर्डर दे के बुलाते हैं कि आप लोग खुद आइए, हमारे यहाँ लगाइए, हमारे यहाँ लगाइए। इसलिए कि उसके यहाँ अगर लीची मतलब 100 कुंटल का पैदा होने वाला, अगर वहाँ पर मधुमक्खियाँ चली जाती है, पॉलिनेशन होता है, तो उसका मोटा मोटी 1.5 से 2 कुंटल का उपज बढ़ जाता है। मधुमक्खी के लिए ट्रेनिंग निहायत जरूरी है किसानों को। ये 1 सप्ताह या त्रिदिवसीय, हमारे यहाँ इस बार त्रिदिवसीय होता है, जिसमें हमने 180 किसानों को ट्रेनिंग दिया और लिया भी। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग में ये सारा चीज़ बताया जाता है कि आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो इसको कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसका छत्ता को देखना है, कब इसमें क्या चींटी नहीं लगे तो उसका क्या उपाय करना है, कब इसका स्टैंड बनाना है। ये सारा चीज़ हम लोग को ट्रेनिंग के समय सिखा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि किसानों को दूसरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो खुद ही मधुमक्खी को छत्ता को निकाल करके अपने से उसको मशीन में डाल करके मधु इसका निकाल सकते हैं। और किसान को भी ये हो जाता है कि ये काम हम खुद कर सकते हैं, दूसरों से नहीं करवाना। और ये ज़्यादा देर का काम नहीं रहता। अगर मान लीजिए एक किसान को 10 बक्सा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटा लगता है इसका मध निकाल करके फिर अपना इसको इसमें जाली में जैसे मध निकालते हैं हम लोग मशीन में डालते हैं। मशीन में जैसे ही ख़त्म हुआ मध निकालना, उसको तुरंत हम लोग उसी बक्सा में डालते हैं। इसमें ये कोई डिमेरिट किया है,
जिस बक्सा का ये छत्ता रहेगा उसी बक्सा में इसको रखना है। अगर इसको दूसरे बक्सा में डाल दिए तो फिर ना वो उस बक्सा का मक्खी को सारा उड़ा देगा और इसका भी सारा को इधर से उधर कर देगा। इसलिए जिस बक्सा से हम लोग छत्ता निकालते हैं उसी बक्सा में फिर उस छत्ता को डालना पड़ता है। और इस बक्सा का इसका रेंज रहता है, जैसे मधुमक्खी हमारे यहाँ इसका रेंज 3 किलोमीटर का रेडियस रहता है। ये 3 किलोमीटर का रेडियस में राउंड में चारों तरफ जा करके अपना खाना लेकर के आती है। इसका ये नहीं है कि एक ही साइड 3, ये रेडियस में 3 किलोमीटर का रेडियस में ये जा करके अपना खाना खुद लाती है और अपना खाना भोजन को जमा करती है। हम इसका काम रहता है खाना लेके रखना, हम लोग का काम रहता है कि फिर सप्ताह में अगर भर जाए इसको, ताकि ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें मधुमक्खी फिर भागना शुरू हो जाती है, इधर से उधर होना। तो इसका रस को हम लोग थोड़ा निकालते हैं। अगर बक्सा में देख लें ज़्यादा मधुमक्खी हो गया है तो फिर इसमें 2 फ्रेम और बढ़ा देते हैं, जिससे कि मधुमक्खी और उसमें बनते चला जाए। जैसे हम लोग अभी 4 फ्रेम से शुरू करते हैं, फिर जैसे ही देख लिए मक्खी बढ़ा तो उसमें 2 फ्रेम और डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा मध का भी उत्पादन बढ़ता है और मक्खी भी मेरा संख्या बढ़ते जाता है। जितना मक्खी का संख्या बढ़ेगा उतना ही अच्छा मध का उत्पादन भी शुरू हो जाता है। तो आप बोले क्या कि आप इसे हर हफ्ता निकालते हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, कैसे आपको फ़ायदा होता है? फायदा हुआ नहीं बच्चे, आप देख लीजिए एक बक्से से आपको 2.5 किलो मध निकलता है। 2.5 किलो का दाम आपका कितना हुआ? 500 रुपया। अगर मार्केट में 200 रुपया की दर से भी देखते हैं तो 500 रुपया होलसेल के। एक बक्सा से अगर 500 निकलता है तो 200 बक्सा से कितना निकलेगा? 10,000 निकलेंगे। एक बक्से से आपको अगर 500 निकल रहे हैं तो आप 200 बक्सा का जोड़िए ना। ओह हाँ, तो तब 10,000 निकलेंगे। 10,000, हाँ। 20,000 जो तो वो हमारा तो साप्ताहिक मुनाफा हो गया ना। हाँ 20, जैसे 1 क्विंटल निकला मान लीजिए तो ये 20,000 का माल मेरा रेडी हो गया। 2 क्विंटल निकला तो हमारा 40,000 का माल निकल गया। तो वो साप्ताहिक आपका निकल रहा है, ये भी मंथली नहीं निकल रहा आपका, ये साप्ताहिक निकल रहा है। हर सप्ताह में अगर आपको 20,000 ही आता है तो पर मंथ कितना इनकम हुआ? 80,000 हो गया। 80,000 हो गया। यही से ही इसमें चलता है। इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं गिरता। पहला 2 बार जो है 10% के लगभग कॉस्टिंग गिरता है। थोड़ा सा जो हम लोग आदमी बाहर से बुलाते हैं निकालने वाला और 2 हमारा लेबर लगता है। तो मतलब आप 20,000 में आप 3,000 खर्चा कर दीजिए, 17,000 का इसमें शुद्ध बेनिफिट होता है। मतलब आप मधुमक्खियाँ पालन के लिए हेल्पर भी रखते हैं जो आपकी मदद करें? सारे आदमी को रखना पड़ता है। सब चीज़ हम ही नहीं कर सकते, करवाना भी पड़ता है। मधुमक्खी को 2-3 चीज़ों से परहेज है। जैसे काला चींटी आ गया तो वो इसको दिक्कत करता है, उसके मध को खा जाता है, मधुमक्खी को मार देता है। और मधुमक्खी पालन करने से पहले एक बार सभी किसानों को ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार 3 दिवसीय या 7 दिवसीय इसका ट्रेनिंग चलता है, या तो सबौर में या तो हमारे यहाँ भी उद्यान विभाग के थ्रू हुआ था, जिसमें 180 किसान ने भाग लिया और सबों को 7,000 बक्सा हम लोग ने डोनेट क्या कहते हैं बंटवाए भी। मैं देख रही हूँ कि आप मधुमक्खियों पालन के अलावा भी बहुत चीज़ें करते हैं। यहाँ मछली पालन भी हो रहा है, इतने पौधे हैं, इतनी बड़ी खेती है, तो इनमें किस चीज़ की बीज लगाई है आपने? इसमें हमने तरबूज का लगाया हुआ था अभी ड्रिप में। सारे में? हाँ, ये सारे जितने हैं ड्रिप में तरबूज है, उधर कद्दू है, उधर खीरा है, उस साइड में करेला है और उस साइड में हमने 1 बीघा में भी गेंदा डाले हुए। फूल का इसलिए हम लोग डालते हैं कि कम से कम हमारे मधुमक्खी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े खाने के लिए। हमारे यहाँ अगर हो जाएगा, जब मान लीजिए कोई फूल का सीजन नहीं है तो उस सीजन के लिए हम लोग फूल तैयार करते हैं। मधुमक्खी अब हमको चीनी नहीं देना पड़े, इसके लिए फल का वो रस पी करके अपना जिंदा रह सके। आपको फूल बाहर से लाना पड़ता होगा? हाँ, फूल का गाछ हम लोग लाते हैं, अभी लगाए। यहाँ का फूल खत्म होता है, जैसे अभी यहाँ का खत्म हुआ तो हम लोग नवछिया लगे, नवछिया का खत्म हो गया तो फिर हम लोग जंगल ले जाते हैं, झारखंड का जंगल ले गए। झारखंड में हुआ तो फिर उसी जगह कहीं पर हम लोग को वन तुलसी मिल गया तो फिर उसको उठा। मेन इसका खर्च जो है 15 से 20% हम लोग जो भी है इसमें कम से लगता है हमारा ट्रांसपोर्टिंग में ही खर्चा 10% लगता है, 10% हमारा स्टाफ पेमेंट जाता है। मान लीजिए हम लोग इसको अगर अभी हम लोग खुले में रिटेल करते हैं 300, तो 300 का 20% आप जोड़ लीजिए, उसी के अनुसार से हम लोग का ये कॉस्टिंग खर्च में चला जाता है और टोटल मुनाफा हम लोग रिटेल 300 में बेचते हैं और होलसेल 250 रुपया में यहाँ पर मध अपना उत्पादन करके बेच देते हैं। इसका यही है, मध का उत्पादन में कुछ नहीं है, अपना खाली किसान अगर सजग रखे, अगर ट्रेनिंग किए हुए हैं, आराम से इसका काम कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है आज के डेट में किसानों के लिए, क्योंकि सारा काम खुद मधुमक्खी करती है। हमारा काम सिर्फ रहता है कि मध को निकालना, उसको प्रोसेस करना, मार्केट को उपलब्ध कराना।
मार्केट में जितना जल्दी ये जाता है उतना ही किसान के लिए और बेनिफिट का होता है। यहाँ इतने अमरूद के पेड़ है, तो ये पेड़ आपने कहाँ से लाए? ये पेड़ हमने बांका केवीके से 200 मंगाए थे और 50 सबोर से मंगाए थे। सारे मदर प्लांट हैं। ये कितने दिन में फल देती है? इतने छोटे छोटे पेड़ हैं, लेकिन इनमें अभी भी अमरूद है। हाँ। तो आप किस केमिकल का यूज करते हैं जो इतने जल्दी ये लोग हम फल लोग रहे हैं? इसमें केमिकल का यूज ही नहीं करते, हम लोग अपना डिकम्पोजर बनाते हैं। ये कितने दिन में जैविक फल खाद देती है? आप जैविक लोग खाद खुद खुद से बनाते हैं, वही डिकम्पोजर, कोई बीमारी हुआ डिकम्पोजर देते हैं। चाहे नीम का पत्ता को हम लोग उबाल करके रखते हैं 5 लीटर, जैसे 10 लीटर पानी है तो उसको 2 लीटर बना करके उसको रखते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं, तो कोई कीड़ा वाला तीतना वाला जितना लगता है वो सब नहीं लगता है। मतलब आप किसी भी केमिकल का इसमें यूज नहीं, इसमें हम लोग किसी केमिकल, ये पूरा हम लोग ऑर्गेनिक इसको बना रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि वहाँ जैविक खाद भी बन रही हाँ। है, तो वो आप किस प्रकार बनाते वो हैं? नाडेप सिस्टम है, उसमें बनता है कि जितना भी आपका हरा कचरा निकलता है, जो भी इधर का निकलेगा, वो सारा चीज़ हम लोग उसमें डाल करके फिर उसको मिट्टी से लेवल कर देते हैं, उसको पैकिंग कर देंगे। उसका 3 महीना बाद वो सारा हमारा खाद बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप हर जगह छिड़काव उसके बाद हर जगह जहाँ जहाँ जरूरत है उसके अनुसार से हम लोग। और मत्स्य पालन, जो आप मछली पालन कर रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े तालाब है, इतने सारे तालाब है, तो ये आप मतलब कैसे कर रहे हैं? ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? अकेले इतना सब कुछ करना? अकेले ही सारा तो काम तो आदमी करता है ना, हमारे पास भी तो उसी के अनुसार से काम कर लगाना पड़ता है ना, आदमियों को उसी के अनुसार से लेबर को करना पड़ता है। तो ये क्या आप दिखा सकते हैं मछली पालन हम लोग को? हाँ? मछली पालन दिखा सकते हैं हम हाँ, लोग को? मछली पालन क्यों नहीं दिखा सकते? मछली आप पालन के इतने मछली पालन के जो दिए हैं, कहाँ से लाए? ये हम लोग कलकत्ता से मंगाते हैं। अभी लोकल में फिर हैचरी खुल रहा है, हमारा सबौर में भी हो गया है, लेकिन अभी तत्काल में हम लोग वहीं से मंगा। तो आपको कैसे इनमें पैसे पड़ते हैं? मतलब आप लाते हैं तो क्या लागत आती है इनकी? इसमें लागत जैसे हम लोग लाते हैं उसमें 200-250 रुपया केजी आता है, तो 1 केजी में लगभग 200 पीस आता है। तो उसी के अनुसार से हम लोग तालाब में मान देते हैं कि इस तालाब में हमको 2000 देना है कि 5000 देना है। उसी हिसाब से आप तालाब भी बनवाते हैं? उसी के अनुसार से, तालाब के अनुसार से ही हम लोग उसमें बीज डालते हैं। इनसे आपको फायदा? इससे तो हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। एक तो पानी का लेयर हमारा सही रहता है, यहाँ अगल बगल के जितने हैं कुएँ नाले जल्दी सूखते नहीं हैं, और हमारा यहाँ का भी वातावरण सही रहता है। तो आप मछलियों को बेचते होंगे? हाँ, मैं इस मछलियों को सारा हमारा यहीं से बिक जाता है। टोटल व्यापारी आएंगे, वो सब यहीं पर से हम निकालते जाएंगे, वो लेकर के चले जाते हैं। एक प्रकार के आप उद्यमी ही हैं। उद्यमी ही बनना पड़ेगा। आज के डेट में किसान से सिर्फ काम नहीं चलेगा, किसान के साथ उद्यमी बनना एकदम निहायत जरूरी है। और जो आप सोचिएगा सिर्फ धान गेहूं कर लेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। नहीं, हमें तो विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए ये सब करना ही चाहिए। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ इतने सारे फूल के लगे हैं, तो पौधे इन्हें हैं। बचाने के लिए हमें ये सब करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। ये कहाँ से लाए आप? ये हमारा देवघर का प्लांट था, वहीं से हमने लाया था इसको। ओह, बहुत अच्छी अच्छी ये फूल हम हैं। कहीं भी जाते हैं बाहर, तो जहाँ हमें जो चीज़ अच्छा लगता है उस चीज़ को हम कलेक्ट करके यहाँ पर कम से कम 10 पौधा भी लगा देते हैं। अभी हमने नागपुर गया था तो वहाँ से 4 गो सीताफल का पौधा पाया, जिससे शरीफा कहते हैं यहाँ देहाती भाषा। हाँ, उसको भी हमने लगाया, वो भी लग गया। अभी ICR दिल्ली से हमने 4 अंगूर के पौधे लाए, वो सारे भी मेरे खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही करके हमने सारा को धीरे धीरे कलेक्ट करके शुरू कर रहे हैं इसको। मछली के बीज जो लाए आप कैसे लाए वहाँ से? वहाँ से वो पिकअप भान में आता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, तिरपाल डाल करके पानी डाल करके उसको उसी में चलाते रहना पड़ता है हाथ, तब वो वहाँ से आता है। ये 2 क्या आदमी ट्रक में लाते हैं? हाँ नहीं, वो पिकअप भान में ही आता है। उनके लिए गाड़ी आती है? हाँ, उनके लिए गाड़ी स्पेशली आएगी, उसमें 2 आदमी चाहिए जो कोई हिलाते रहता है उसको, पानी को तो जितना इनको रोटी। खाना कैसे देते हैं? इस लोग को खाना तो हम लोग जैसे बोरा में पैक करके उसको डाल देते हैं। उसके लिए मतलब अलग से खाना लाना पड़ता हाँ, है? अभी अलग से देना पड़ रहा है, लेकिन जब हमारा मुर्गी का हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो हमको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम खुद अपना खाना बना करके इसको भी देते जाते हैं। कितने दिन में निकालते हैं मछली को आप ये यहाँ से? मछली आपको 7 से 8 महीना में निकलना शुरू हो जाता है। इतनी जल्दी ये बढ़ जाती हाँ, है? बढ़ जाते हैं। इसका खाने के ऊपर होता है, जितना खाना ये, जैसे आज के डेट में पंगेसियस एक मछली है, सीलन जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ खाना पर ही रहता है। जितना उसको खाना दीजिएगा उतना ही जल्दी वो बढ़ेगा। आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होती हाँ, है? इससे बेनिफिट है। पहले हमने तालाब ही किया था, तालाब से ही इसी की कमाई को इसी में लगा के आज के डेट में मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको ये सब करने के लिए कितनी लागत की जरूरत पड़ी? पहले तो हम लोग 5 लाख से इसको शुरू किए थे, लेकिन आज के डेट में हमारा प्रोजेक्ट 25 लाख से पार कर तो गया। ये सब आपने घर से किया था? ये 5 लाख हमारे हैं, हम हैं, हमारे हैं भाई हैं, सब अपने मिल करके हम लोग सब ये इस काम को जुटाएंगे।
थोड़ा बैंक भी है। कितने किस्म की मछलियाँ हैं इसमें? इसमें अभी 4-5 किस्म की मछली में रेहू है, कतला है, मिर्का है, पगेसियस है, ये सारी मछली हैं। क्या हम आपके पास आ सकते हैं सीखने के एकदम लिए? शौक से, हमारा ये दरवाजा एकदम खुला हुआ है कि जितने भी आदमी आएंगे हम लोग जितना हम लोग बांटेंगे उतना ही उसको भी ज्ञान होगा, हमारा भी ज्ञान होगा। यहाँ पे आपके पास आके ये सब चीजें सीख सकते हैं। एकदम आराम से सीखने के लिए ही ये पूरा बना है। इसमें हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी मधुमक्खी का भी ट्रेनिंग चला था, उसका भी अभी बैनर लगा ही हुआ है। 6 तारीख से हमारा चला था, 6 से 8 तक हम लोग यहाँ सिखाते भी हैं। वो सब जो पेड़ दिख रहे किस चीज के हैं? कहाँ पे? उसमें बीच में वो सागवान के पौधे लगे हुए हैं और वो हर जो अमरूद छोटे के बीच छोटे में। अमरूद के? हाँ, वो छोटे छोटे सारे अमरूद के पौधे लगे हुए हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हमें बहुत भी। चीजें जानने Thank को you. मिली जिसके बारे में हमने पढ़ा तो था, कभी कभी देखा भी था, लेकिन आज खुद से सामने से देखना, आपसे पूछकर इन सब के बारे में जानना बहुत ही अच्छा फील किया। यहाँ की हवाएं भी शुद्ध है क्योंकि आप तो किसी प्रकार के केमिकल के इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। नहीं। तो हमें यहाँ पे बहुत 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 खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी थैंक आपसे यू। मिलकर भी बहुत Thank खुशी you. है। थैंक यू। क्या हो गया कि जैसे हम लोग मध का उत्पादन कर लिए हैं, पैकेजिंग भी हो गया, सारा चीज़ हो गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ कठिनाई आ रही है, जिसमें हमारा जो माल है, जहां हम लोग का बिकने का मार्केट उपलब्ध रहता था, उसमें अभी ट्रांसपोर्टिंग के चलते हमारा माल इधर से उधर नहीं जा पा रहा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगी। और हमारी कंपनी समूह से भी बात है, सारे कंपनी करेंगे, सारे किसान भाइयों से ही हम लोग मध का परचेजिंग करेंगे। इसलिए हम लोग ये भी हैं, हमारे यहाँ अभी बांका डिस्ट्रिक्ट में ये रिकॉर्ड उत्पादन इस बार का है। सारे किसान लोगों को लेकर के कम से कम 8 टन का उत्पादन इस बार बांका डिस्ट्रिक्ट ने किया है। आने वाले दिन में हो सकता है कि बांका मध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहेगा और यहाँ से सारे स्टेट को भी हो सकता है कि हम लोग सप्लाई करना शुरू कर दें। अभी तो हम लोग से 1-2 कंपनी से बात हुई है, उसमें हम लोग देना शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिन में और भी हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस साल 8 टन का लक्ष्य था जो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगले साल हम लोग का 20 टन का लक्ष्य है, जिसमें हम लोग अगले साल से फिर अक्टूबर माह से उसमें तत्पर हो जाएंगे और अक्टूबर से हम लोग का कारोबार फिर शुरू होगा, जिसमें हम लोग मई तक फिर उतना ही उत्पादन करेंगे। इस साल क्या हो रहा है कि हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग जैसे हम लोग का ये बक्सा अभी हम लोग का झारखंड में रहना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के इस बार हम लोग यहीं पर रख करके किसी तरह इसको खाना मैनेज करके इसको हम लोग कर रहे हैं। अगर ये अभी झारखंड चला जाता तो हमारा 3 से 4 टन का मध उत्पादन इस बार का पूरे किसान का बढ़ जाता। ट्रांसपोर्टिंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते इस बार किसान भाई लोग को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में जब लॉकडाउन खत्म होगा तो बांका मध के क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। मैं रिपुसूदन सिंह, भिंडी, बांका। मधुमक्खी तो हमारा दोस्त है, इससे बढ़िया दोस्त किसान का कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जितना चलेगा उतना ही, जितना करेगा उतना ही परागण लेकर के आएगा, उतना ही आपको भी मुनाफा देगा और किसानों को भी मुनाफा देता है।